आजकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्कैम एंड फ्रॉड बहुत कॉमन हो गए हैं। इनोसेंट बायर्स अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए, अपना ड्रीम लैंड परचेज करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स, सेलर या फिर प्रॉपर्टी परचेज करने वाली कोई भी कंपनी बायर्स को इतना स्मार्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कि बायर्स यानी कंज्यूमर्स ये समझ ही नहीं पाते कि प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम उन्हें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। कंज्यूमर्स ये समझ ही नहीं पाते व्हाट इज ओरिजिनल एंड व्हाट इज डुप्लीकेट, और जब बाद में उन्हें ये सब कुछ समझ में आता है तो कोर्ट में जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इस वीडियो के थ्रू यू विल गेट टू नो इन इजी एंड क्लियर लीगल लैंग्वेज नंबर 1 कि प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 2 आजकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितने टाइप के स्कैम चल रहे हैं। एंड नंबर 3 यदि आप किसी भी स्कैम में फंस गए हैं तो आपको कैसे बचना चाहिए। आप किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, चाहे आप अपने लिए कोई घर खरीद रहे हैं या फिर घर बनवाने के लिए आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं या फिर आप कोई खेती की एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले किन बातों को एंश्योर करना चाहिए। एज पर द डेटा ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट्स 40% रजिस्ट्रीज आर फेक। Yes, I am repeating my words. You will be shocked that 40% registries are fake. और ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी ही नहीं होती है कि हमें कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आजकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्कैम बहुत कॉमन हो गए हैं, जिसके कारण हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आजकल 40% प्रॉपर्टीज को बिना ऑथेंटिक पेपर एंड वैलिड डॉक्यूमेंट्स के ही बेच दिया जाता है, जिससे कि बेचने वाले ने तो अपनी टेंशन हटा दी, लेकिन जिसने ये प्रॉपर्टी परचेज की है उसके लिए आगे चल के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आई वुड लाइक टू क्लियर यू कि आजकल कौन कौन से स्कैम चल रहे हैं, सो दैट यू कैन सेव योरसेल्फ एंड यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलर्स। फॉर एग्जाम्पल आजकल डबल रजिस्ट्री हो रही है, मीन्स गवर्नमेंट लैंड की ही फ्रॉड रजिस्ट्री करवा के आपको बेच दी जाती है। लोन संबंधी जमीन, भौतिक कब्जा संबंधी जमीन। चलिए स्टेप बाय स्टेप आई वुड लाइक टू क्लियर यू कि आजकल कौन कौन से फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएं कि आपको कुछ भी परचेज करने से पहले किन बातों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, ज़्यादातर लोग रजिस्ट्री या फिर खतौनी देखकर ही ज़मीन या फ्लैट परचेज कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि केवल रजिस्ट्री और खतौनी देखकर ही प्रॉपर्टी का पता नहीं लगाया जा सकता है। आजकल इससे रिलेटेड बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल डबल रजिस्ट्री हो रही है। कितने स्मार्ट लोग सरकारी ज़मीन की ही, मीन्स गवर्नमेंट लैंड की ही रजिस्ट्री करवा के आपको बेच देते हैं। ज़मीन का कोई केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, उसके बाद भी आपको ज़मीन बेच दी जाती है बिना बताए। या फिर आजकल कोर्ट में ये भी केसेस आते हैं कि ज़मीन दिखा दी गई और जब हैंडओवर देने का टाइम आया तो वहाँ पे कोई ज़मीन थी ही नहीं, उस ज़मीन पर ऑलरेडी किसी और का कब्जा था। लोन संबंधी ज़मीन, भौतिक कब्जा संबंधी ज़मीन, इन सब से आपको कैसे बचना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी की फर्स्ट एंड सेकेंड रजिस्ट्री देखनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड से मतलब ये है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप ए व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वो तो आपको ज़रूर अपने पेपर्स दिखा देगा कि हमने बी व्यक्ति से ज़मीन खरीदी है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये समझना चाहिए कि क्या बी वास्तव में उस प्रॉपर्टी का अधिकारी था, बी के पास ओनरशिप इस प्रॉपर्टी की किस तरीके से आई। आपको ए से ज़्यादा बी की ओनरशिप पर ध्यान देना चाहिए कि बी के पास वो प्रॉपर्टी किस तरीके से आई, बी की ओनरशिप कैसे प्रूफ होती है। सेकंड थिंग, आपको खतौनी चेक करनी चाहिए। खतौनी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के बहुत से लैंडमार्क जजमेंट आते रहते हैं, इसीलिए खतौनी के मामले में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। खतौनी के अंदर आपको नाम, एरिया एंड डेट डबल चेक करना चाहिए। आई रिपीट, डेट, नेम एंड एरिया आपको डबल चेक करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 41 और 45 अभिलेख, जिससे हमें पता चलता है कि ये ज़मीन किस श्रेणी की है, कि ये ज़मीन सरकार की है या नहीं। क्या ये सरकार की ज़मीन थी और गलती से उस व्यक्ति के नाम चली गई है,
चलिए इस बारे में डिटेल में समझते हैं। कई बार कोर्ट में ऐसे केसेस आते हैं कि वन विभाग की ज़मीन, जी हाँ, फॉरेस्ट लैंड को बहुत से लोगों ने अपना बताकर बेच दिया है, जबकि वो ज़मीन उनकी नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड थी। इसके अलावा ग्राम सभा की ज़मीन भी बेच दी जाती है। यहाँ तक कि तालाब और रेलवे की ज़मीन भी बेच दी जाती है। मान लीजिए किसी ने गलत तरीके से किसी को पैसे खिलाकर या रिश्वत खिलाकर खतौनी में रेलवे की ज़मीन, वन विभाग की ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली और उसने कुछ सालों में आपको बेच दी, बट एक्चुअल में वो ज़मीन तो वन विभाग, फॉरेस्ट लैंड या फिर रेलवे की ही रहेगी। बट हम इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? इसी के लिए आपको चकबंदी अभिलेख, जो कि 41 और 45 अभिलेख में हैं, ये क्रॉस चेक करना चाहिए। ये दोनों अभिलेख आपको जिला विभाग से मिल जाते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये ज़मीन जो आप परचेज़ करने वाले हैं सही है या गलत, आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा। इन दोनों अभिलेखों से, अभिलेख 41 और 45, इसके द्वारा आपको किसी भी ज़मीन का पूरा बैकग्राउंड ईजिली मिल जाएगा और आपको किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में सही जानकारी मिलने पर आप किसी भी तरीके के फ्रॉड से बच जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है या नहीं। ऐसा कई बार होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड विल केसेस, वसीयत के केसेस या फिर रजिस्ट्री के केसेस कोर्ट में पेंडिंग होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि आप इस बात की इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं? आप जिससे भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप सिंपली उनसे उनका कंप्लीट नाम कंफर्म करिए और उसी प्रॉपर्टी के नियरेस्ट एरिया में जो भी कोर्ट लगती है, आप उनके नाम से कोर्ट की ऐप के थ्रू पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी डेंजरस इज डबल रजिस्ट्री। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी से 2016 में एक प्रॉपर्टी परचेज की। ए ने लापरवाही की और डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड नहीं करवाया। ऐसी स्थिति में अभी ओनरशिप बी के पास है। जब बी के पास ही अभी तक ओनरशिप है, तब बी ने ही वो प्रॉपर्टी सी को बेच दी। अब सी ने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स रजिस्टर्ड करवा लिए। अब सी इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर रजिस्टर्ड करवा लिए। बट इंटेलिजेंट होने के बाद भी सी ने एक फ्रॉड प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। जी हाँ, सी के पास एक फ्रॉड प्रॉपर्टी आ गई है। इस टाइप के केसेस भी कोर्ट में बहुत कॉमन है और बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन इज कि आप इस बात को कैसे पता लगाएं? ये प्रॉपर्टी, आप जिस भी एरिया की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप वहीं के नियरेस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ओनरशिप के बारे में कंफर्म करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस स्टाफ इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प फॉर दिस काइंड ऑफ केसेस। इसीलिए आप उनकी मदद ले सकते हैं और आपको जो भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके बारे में कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये कंफर्म करना है कि आप जिस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, आप उस प्रॉपर्टी का कितना एरिया परचेज कर रहे हैं। सपोज आप कोई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं, आपको वहाँ के एरिया मेजरमेंट के ऊपर भी ध्यान देना होगा। आपको ये इंश्योर करना होगा कि वहाँ के खतौनी में जो एरिया है और जितना आपको रजिस्ट्री में दिखाया जा रहा है, क्या वो दोनों सेम है। आजकल के प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत ही स्मार्टली बहुत डेंजरस स्कैम कर रहे हैं, जिसके चलते आगे कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चलिए इसके बारे में डीपली समझते हैं। सपोज प्रॉपर्टी डीलर ने 900 स्क्वायर फीट का एक एरिया परचेज कर लिया और उसी के साथ मान लीजिए रेलवे की कोई लैंड है, साथ ही उन्होंने 1200 स्क्वायर फीट लैंड पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने 200 गज की या 500 गज की प्लॉटिंग कर दी और प्लॉटिंग करने के बाद उन्होंने कंज्यूमर्स को बेच दिया और कब्जा दे दिया। आजकल 3, 4 या 5 या फिर उससे भी ज्यादा लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं और इसी तरीके के काम वो कई बार करते हुए देखे गए हैं। इस तरीके से रिलेटेड केसेस भी कोर्ट में आना बहुत कॉमन हो गया है। अब इन केसेस में प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, वो आपको अपने 900 स्क्वायर फीट की खतौनी या रजिस्ट्री दिखाएंगे और आप तो उसमें से 500 स्क्वायर यार्ड ही परचेज कर रहे हैं, तो आपको वो ओनरशिप दिखा देंगे। लेकिन बाद में जिस जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है, मान लीजिए वो जमीन रेलवे की थी, ग्राम सभा की थी, तालाब की थी या फिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ही थी, वो आपके पास कुछ टाइम के बाद आते हैं और अपनी ओनरशिप दिखाते हैं। बट आप ये समझ नहीं पाते हैं कि आपके साथ ये स्कैम कैसे हुआ है, क्योंकि उस टाइम आपने सारे पेपर्स क्रॉस वेरीफाई कर लिए थे। आजकल इस टाइप के स्कैम्स भी बहुत कॉमन हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। अब यहाँ फिर यही क्वेश्चन आता है कि आप इससे कैसे बचें। देखिए, आप जिस भी एरिया में ये लैंड परचेज कर रहे हैं, आप वहीं के कोई नियरेस्ट एडवोकेट से मिलिए और कॉमन कॉन्टैक्ट्स यूज करवाइए कि आप जिस डीलर के थ्रू ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का क्या बैकग्राउंड है।
साथ ही आप प्रॉपर्टी का मैप भी क्रॉस चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रॉड इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मान लीजिए आप कोई खेती की जमीन परचेज कर रहे हैं और आपको ये जमीन रोड के बिल्कुल साथ में दिखाई जा रही है, बट एक्चुअल में जो जमीन आप परचेज कर रहे हैं वो बाद में आपको पता चलता है कि वो जमीन एरिया से काफ़ी दूर है, वो ज़मीन सड़क से काफ़ी दूर है जो आपको दिखाई गई थी। इसीलिए आपको ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द लैंड एंड लीगल पोजीशन ऑफ द लैंड, ये दोनों ही चीज़ें क्रॉस चेक करनी चाहिए। ये आप कैसे पता लगाएंगे? ये बात आप प्रॉपर्टी के मैप को क्रॉस वेरीफाई करके पता लगाएंगे। हमारा अगला पॉइंट है लोन की ज़मीन। आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पर लोन है या नहीं है। बट आप वो कैसे चेक करेंगे? लीगल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप खतौनी चेक करवा सकते हैं। आप जो अपडेटेड मींस न्यू खतौनी होती है, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर 12 साला डॉक्यूमेंट के लिए, जिसको भूमि युक्त प्रमाण पत्र भी कहते हैं, निकलवा सकते हैं। यदि उस प्रॉपर्टी पर लोन है तब भी आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पता चल जाएगा, और यदि नहीं है तब भी आपको इसके अपडेटेड, जो कि हर 12 साल में अपडेट होती है, पता चल जाएगा। हमारा लास्ट पॉइंट है भौतिक कब्जा। आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपको ये डबल इंश्योर कर लेना चाहिए कि जिससे आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्या वास्तव में उसी का कब्जा उस प्रॉपर्टी पर है या ऑलरेडी किसी और का कब्जा भी इसके साथ में म्यूचुअल या ज्वाइंटली है। कई बार कोर्ट में ऐसे केसेस भी आते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी किसी से परचेज कर ली बट ज्वाइंटली उसी प्रॉपर्टी पर किसी और का कब्जा भी था। ऐसे में कंज्यूमर को आगे जाके दिक्कत आती है कि वहां से वो कब्जा कैसे खाली करवाया जाए। आप इसके लिए बहुत ही एक क्विक रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। आप जिससे भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, यदि तो वो एक प्लॉट है या कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसमें थोड़ी सी मिट्टी डलवा के या थोड़ा कोई हाफ या फिर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करवा के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी ने कि उस वक्त कोई वहाँ पे आपके पास आता है या नहीं। थोड़े समय रुकने के बाद आपको दोनों ही बातें कंफर्म हो जाएंगी कि वहाँ पे किसी और का भी कब्जा है या नहीं, जिससे आप यदि कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं कि जिस ड्यूरेशन में जिस डेट पे आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी, उस ड्यूरेशन से लेके अब तक के ड्यूरेशन में इस प्रॉपर्टी पर किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं था। आई होप आई हैव क्लियर्ड यू ऑल द पॉइंट्स about your queries. Thank you for watching this video. Stay blessed and stay happy.